हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्या किसे कहते हैं और प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसके उदाहरण सॉल्व किए थे। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए। इससे पहले वाला वीडियो देखिए, उसके बाद में ये वाला वीडियो देखिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। तो देखिए, अपरिमेय संख्या को आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या से प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले परिभाषा देखते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या का परिभाषा देखिए, वह संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है। क्या है? वह संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा परिभाषा के जरिए समझते हैं हम लोग, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और जहाँ P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये है √2। देखिए √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और √3 ये भी अपरिमेय संख्या है। पाई भी अपरिमेय संख्या। तो देखते हैं, चलिए इसको देखिए, इसको हम लोग नहीं लिख सकते। क्या के रूप में नहीं लिख सकते? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, P/Q के रूप में अगर लिखेंगे तो रूट ऐसे आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे √2 है, जबकि क्या बोल रहा है? P/Q। P क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, जबकि ये √2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम P/Q के रूप में इसको नहीं लिख सकते। उसी प्रकार √3 को भी नहीं लिख सकते। तो ये अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए पाई को हम लोग क्या लिखते हैं? 22/7। ये 22/7 P/Q के रूप में तो दिख रहा है, लेकिन 22/7 हम लोग क्या के लिए लिखते हैं? क्योंकि ये लगभग मान है, पाई का लगभग मान है। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम लोग 22/7 लिखते हैं। तो वे अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए √1। ठीक है, यहाँ पे देखिए √1। √1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 गुणा 1 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? √1 गुणा 1 लिख सकते हैं। 1 और 1 का गुणा करेंगे हम लोग तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो √1 गुणा 1 लिख सकते हैं, और √1 गुणा 1 को हम 1 एकम 1, तो इसको बराबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 बार रहता है, उसको 1 बार, इनका पेयर बन रहा है। ठीक है, ये दोनों का पेयर बन रहा है, तो जो पेयर बनेगा उसको हम लोग बाहर लिख देते हैं। तो देखिए एक के नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने से इसका मान में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो 1/1 देखिए, 1/1 क्या हो रहा है यहाँ पे? P/Q के रूप में। देखिए P/Q के रूप में है, और P भी देखिए, P और Q दोनों पूर्णांक है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, √2। तो देखिए √2 को हम क्या लिख सकते हैं? इसका पेयर नहीं बन सकता। ठीक है, 2 गुणा 2 नहीं लिख सकते, इसका पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे देखिए √3, इसका भी पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। जिनका इस टाइप पेयर बनेगा वही परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं √4। √4 को देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2 गुणा 2। ठीक है, √2 गुणा 2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो देखिए 2 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q के रूप में, और दोनों पूर्णांक है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए √5। √5 को हम लोग पेयर में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या।
अब देखिए अंडर रूट 6 को लिख सकते हैं क्या पेयर में? नहीं लिख सकते। इसको पेयर में नहीं लिख सकते तो ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। अब देखिए अंडर रूट 7 भी अपरिमेय संख्या है, इसको भी पेयर में नहीं लिख सकते। उसके बाद में ये आगे चलते जाएगा। ठीक है। तो इतने एग्जाम्पल में आप लोगों को समझ में आ गया हो पर किसको परिमेय संख्या कहते हैं और किसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब चलिए गाइस देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या को क्या से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। अब देखिए वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या है? परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम जब मिला देते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम मिला देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आ जाएगा और अपरिमेय संख्या भी आ जाएगा, दोनों प्रकार की संख्या आ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्या की एग्जाम्पल। देखिए परिमेय संख्या हम लोग पहले पढ़े हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या क्या हो जाता है? P/Q के रूप में होना चाहिए और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए 2/1, 3, 4, 5/2, 4/3 ये सब परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। ठीक है, उदाहरण है। अब देखिए अपरिमेय संख्या के उदाहरण देखिए। अपरिमेय संख्या वह है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि अंडर रूट 3, पाई, ये सब अपरिमेय संख्या है। इन दोनों को हम जब मिला देंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम मिला देंगे तो क्या हो जाता है? ये वास्तविक संख्या हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? वास्तविक संख्या। तो ये वास्तविक संख्या का परिभाषा है। तो इस प्रकार से हम लोग वास्तविक संख्या को समझेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब चलिए आगे हम लोग समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग इस प्रश्नावली के आगे इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जब पाइथागोरस प्रमेय हम लोग समझ जाएंगे तो आगे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय अब किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में होता है एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो चलिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण। इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? आधार। और इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ए नाम दे देते हैं BC। तो देखिए नाम दे दिए हैं ABC। तो देखिए ये जो जहाँ कोण बना उसके सामने वाला क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है और इसको बोलते हैं लंब। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? आधार। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का वर्ग। ठीक है, क्या होता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए लिख लेते हैं कर्ण का वर्ग। क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा कौन कौन सा है? लंब और आधार। तो चलिए लिख देते हैं लंब, और एक भुजा क्या है? ये आधार है। ठीक है, आधार। तो क्या बोल रहा है? अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजा हो गया, इनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय
ये कहता है, ठीक है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछता है, ठीक है। अगर दो भुजाओं का मान दे देता है, ठीक है, दो भुजाओं का मान दे देता है तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए बोलते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मैं ज्ञात करके बताता हूँ। तो देखिए अगर यहाँ पे आधार का मान यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे BC का मान क्या दे दिया, 1 सेंटीमीटर दे दिया। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा AB का मान 1 सेंटीमीटर है और BC का मान 1 सेंटीमीटर है, तो AC का मान, कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए कर्ण का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। कर्ण बराबर क्या है, AC। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं AC का वर्ग बराबर क्या है। अब देखिए लंब क्या है हमारे पास में, B और C। तो यहाँ पे लिख देते हैं BC का वर्ग प्लस आधार क्या है हमारे पास में, AB। तो चलिए लिख देते हैं AB का वर्ग। अब चलिए हम लोगों को क्या AC का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए AC का मान निकालते हैं। तो देखिए BC का वर्ग, BC बराबर क्या है हमारे पास में, BC बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं 1 का वर्ग प्लस उसके बाद में AB बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका मान निकाल दे, 1 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। अब चलिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। अब देखिए हम लोगों को क्या का मान निकालना है, AC का मान निकालना है। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो AC का मान निकालना है हम लोगों को। तो ये जो 2 है, ठीक है, AC का वर्ग है, जब इसको हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √2। तो देखिए यहाँ पे AC का मान हम लोग आसानी से √2 निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके। जब अभी हम लोग आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ होगा, ठीक है। अब देखिए गाइस हमारा उदाहरण नंबर 3। तो चलिए उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 3 क्या बोल रहा है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण या निरूपित कीजिए कह रहा है, ठीक है। हमें संख्या रेखा पर √2 को निरूपित करना है। तो चलिए सबसे पहले चलिए हल लिख लेते हैं। अब हल लिखने के बाद चलिए संख्या रेखा पर हम √2 को निरूपित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो ये हमारा ये इधर जाते जाएगा, यहाँ हम मान लेते हैं 0, यहाँ मान लेते हैं -1, यहाँ मान लेते हैं 1, और ये हो गया हमारा 2, और इधर हो गया 3। तो ये हमारा क्या है, संख्या रेखा है, ठीक है। अब इस संख्या रेखा में हमको क्या निरूपित करना है, √2 को, जो √2 है उसको यहाँ पे संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो चलिए इसको निरूपित करते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर पहले ही हम पाइथागोरस प्रमेय के जरिए √2 का मान निकाले थे, एक त्रिभुज बनाकर हम अभी पाइथागोरस प्रमेय में √2 का मान निकाले थे। तो चलिए यहाँ भी एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज पाइथागोरस का प्रयोग करके हम √2 का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ से हम एक त्रिभुज बनाते हैं। चलिए एक त्रिभुज बनाने से हमें √2 का मान मिल जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम हल किए थे। तो चलिए इसका नाम दे देता हूँ O, इसका नाम B। अब अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, ये ऊपर बन गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर हम ये एक त्रिभुज बन रहा है तो देखिए तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं, टेस्ट ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम OB आधार का मान अगर हम ले रहे हैं 1 एकड़, ठीक है, ये आधार का मान हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर अगर,
और यहाँ लंब का मान भी 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम पाइथागोरस प्रमेय से हल किए थे और कर्ण का मान निकाले थे √2। तो उसी के ज़रिए हम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं √2 का मान। तो चलिए इसका नाम दे देता हूँ मैं C। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हम सॉल्व किए थे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किए थे। चलिए एक बार और सॉल्व करके मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं हम, कर्ण बोलते हैं, और BC को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और OB को क्या बोलेंगे, यहाँ पे आधार बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस ये हो गया हमारा आधार का वर्ग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लंब क्या है, देखिए लंब है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो 1 + 1, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 2, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा बराबर √2, एक जो वर्ग है इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा तो √2 आ जाएगा। तो इसका मान क्या आ गया हमारे पास, देखिए √2 आ गया, ठीक है। अब देखिए OC का मान क्या आ गया है, √2, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, संख्या रेखा पर √2 को निरूपित करना है। इस रेखा पर ये √2 को यहाँ पे निरूपित करना है। तो निरूपित कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पे एक प्रकार लेंगे, यहाँ पे रखेंगे O बिंदु पर, और यहाँ तक प्रकार को फैलाएंगे C बिंदु तक, और C बिंदु के बाद में यहाँ तक फैलाने के बाद में क्या करना है हम लोगों को, यहाँ से एक चाप काट देना है, ठीक है। ऐसे एक चाप काटना है हम लोगों को, ये ऐसे प्रकार से एक चाप काटना है। तो देखिए इस बिंदु पे आकर कट रहा है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा √2 का मान, ठीक है। संख्या रेखा पर √2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगा, √2। तो इस प्रकार से हम √2 को एक निरूपित करेंगे संख्या रेखा पर। अब चलिएगा इस संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण करना है, ठीक है। √3 को निरूपित करना है हमको, कहाँ पे, संख्या रेखा पे। तो चलिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पे 0 1 2 3 ये हमारा संख्या रेखा बन गया। अब उसके बाद में क्या करना है, √3 का स्थान निर्धारण करना है, ठीक है, संख्या रेखा पर। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, √3 का स्थान निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, √2 का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो √2 का मान कैसे निकाले थे हम निकाले थे, यहाँ से एक त्रिभुज बनाए थे, समकोण त्रिभुज। √2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये बनाए थे हम एक समकोण त्रिभुज इससे पहले वाले वीडियो में। ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। ये हमारा बन गया क्या, समकोण त्रिभुज। इसका नाम दिए थे O, इसका नाम था B और इसका नाम था C। हम यहाँ पे क्या लिए थे, 1 सेंटीमीटर इसका मान लिए थे आधार का, और 1 सेंटीमीटर लंब का मान लिए थे। तो हमारा क्या OC क्या निकल के आ गया था, √2। OC क्या निकल के आ गया था, √2। इतना प्रोसेस √3 का मान स्थान निर्धारण करने के लिए इतना करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए √3 का स्थान निर्धारण करने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर एक 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये देखिए इसका मान क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर। ये देखिए 90 अंश का एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। फिर से ये, ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो चलिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज कौन से में,
ओ सी, इसका नाम दे देते हैं डी, त्रिभुज ओ सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं त्रिभुज ओ सी डी में। तो ओ सी डी में क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब देखिए कर्ण बराबर क्या है, ओ डी, तो ये हो जाएगा ओ डी का वर्ग बराबर लंब क्या है हमारे पास में, सी डी का वर्ग प्लस आधार क्या है, ओ सी का वर्ग, ये हो गया ओ सी का वर्ग। चलिए मान रख देते हैं यहाँ पे, सी डी बराबर क्या है, देखिए सी डी बराबर है 1, तो 1 का वर्ग प्लस ओ सी बराबर क्या है, ओ सी बराबर हम निकाले थे √2, तो ये हो जाएगा √2 का वर्ग। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस देखिए यहाँ वर्ग है अंडर रूट है, दोनों कट जाते हैं। ठीक है, तो बचा क्या 2, अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 3। अब देखिए तो ओ डी का वर्ग क्या हो जाएगा, ओ डी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 3, ये हमारा चलते जा रहा है ओ डी का वर्ग, तो ओ डी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ओ डी बराबर क्या हो जाएगा √3, ये जो वर्ग है उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट में लग जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा √3 हो जाएगा। तो देखिए इसका मान क्या निकल गया हमारे पास, ओ डी का मान निकल गया √3। अब क्या करना है गाइस, देखिए अब करना है हम लोगों को यहाँ पे प्रकार लेना है, और प्रकार को कहाँ तक फैलाना है, ओ डी तक, ओ डी बिंदु तक फैलाना है। और यहाँ से फैलाने के बाद में यहाँ से हम लोगों को ऐसे एक चाप काटना है। ठीक है, ऐसे एक चाप काटना है, तो चाप काटेंगे तो यहाँ पे एक बिंदु को प्रतिच्छेद करेगी, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा √3, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आसानी से हम लोग संख्या रेखा पर √3 को निरूपित कर दिए। तो इस प्रकार से हम लोगों को निरूपित करना है। √3 को निरूपित करने के लिए सबसे पहले √2 का मान निकालना है, यहाँ पे आधार को 1 सेंटीमीटर लेना है, लंब को 1 सेंटीमीटर लेना है, तो हमारा ये ओ सी का मान निकल के आ जाएगा √2। अब √2 को निकालने के बाद में यहाँ पे फिर एक समकोण त्रिभुज बनाना है, और उस जो लंब की लंबाई क्या लेना है 1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, और पाइथागोरस प्रमेय लगा के ओ डी का मान निकालना है, ओ डी का मान निकल जाएगा √3। उसके बाद में यहाँ पे प्रकार लेना है यहाँ से, और यहाँ से हमको चाप काट देना है, तो यहाँ से √3 का मान निकल जाएगा। इस उदाहरण नंबर 3 को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व किए। आगे के जो प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को हम लोग अगले वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।